हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल आरपीएससी ने आरएस मेंस 2023 की जो मार्कशीट है वो रिलीज़ कर दी है। और ये बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स की है जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था, तो उन सब की मार्कशीट जो है रिलीज़ हो चुकी है। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका इंटरव्यू कॉल है, तो उनको जो है यहाँ पे डैश 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 अपीयर हो रहा होगा। तो उसका रीज़न ये है कि आरपीएससी जो है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके आफ्टर इंटरव्यू प्लस जो मेंस के मार्क्स होते हैं वो सब जोड़ के कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकालती है। तो वो आफ्टर इंटरव्यू पूरा जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद ये रिलीज़ होती है। तो अभी सिर्फ जो नॉन इंटरव्यू कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए ये मार्क्स वगैरह रिलीज़ हुए हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पहलुओं पे ऊपर देखें कि भाई कौन कौन से पेपर्स ऐसे हैं जिसमें मार्किंग बहुत टाइट रही है और कौन से ऐसे हैं जहाँ पे स्कोप बेटर था, यानी कि जहाँ पे स्कोर आया है। ठीक है, तो देखिए जैसे पहली वाली जो मेरे पास मार्कशीट है उसमें आप ये देखिए जो पेपर 1 है वो उसमें 47.75 स्कोर है आउट ऑफ 200 है जनरली सबमी में। GS2 में 78 का ठीक था अच्छा स्कोर है। GS3 में 57.5 स्कोर है और GS4 जो है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश वो 64 है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि पेपर 2 एंड पेपर 4 जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा स्कोर है, जबकि पेपर 1 और पेपर 3 के अंदर जो स्कोर है वो बहुत कंसिडरेबली कम है। इसका रीज़न जो है मैं आपको जो आगे बताऊंगा थोड़ा सा, एक बार भी हम इसको और मार्कशीट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो स्कोर था वो 247.50 था और जो कट ऑफ है वो 262 गई थी। ठीक है, जनरल की कट ऑफ जो है 262 गई थी। अगला वाला देखें अगर हम, तो जैसे ये जो है कैंडिडेट इनके 58.50 मार्क्स हैं। GS2 में इनके 71 स्कोर है, GS3 में 60 स्कोर है, GS4 में 70 स्कोर है। तो यानी कि अच्छा स्कोर है, एवरेज के आसपास स्कोर है इनका। तो इनका जो टोटल मार्क्स हैं वो 260 हैं। इनका भी इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था, 2 मार्क्स से रह गए थे। अगला अगर हम देखें तो जैसे इनका स्कोर है 65.75, फिर 73, फिर 55, फिर 64। तो आप ये देख रहे होंगे कि चलिए इनका जो पेपर 1 है उसमें 65 ही है, यहाँ पे 55 ही है। तो इनका भी जो है 2-2.5 मार्क्स से ये इंटरव्यू कॉल से रह गए थे। फिर जैसे इनका देखिए 56 स्कोर है, फिर 67 है, 63 है एंड 71 स्कोर है। उसके साथ साथ जैसे यहाँ 60 है, 66 है, 54 है, 72 स्कोर है। इसके अलावा जैसे ये यहाँ पे G67 है, 69 है, 44 ही है यहाँ पे GS3 के अंदर स्कोर, और GS4 के अंदर जो है 75.75 स्कोर है। वहीं पे यहाँ पर देखिए आप 45.50 स्कोर है, GS2 में 70 है, इसमें 46 है और इसमें 59 स्कोर है। तो आप एक और चीज़ इसमें देख रहे होंगे कि जब 2021 की जो मेंस की मार्कशीट्स वगैरह रिलीज़ हुई थी उस समय जनरली 80-90 के अराउंड जो है वो GS4 में स्कोर था जनरली बच्चों का, और इस जो GS3 था इसके अंदर स्कोर लगभग 70 to 80 के अराउंड स्कोर बैठ रहा था जो नॉन सेलेक्टेड थे। उसके साथ साथ जैसे GS3 में भी स्कोर जो है 65 to 70 था। GS1 के अंदर स्कोर कम था, 50 to 70 के बीच में ये रेंज थी। तो इस बार जो है और भी कंसिडरेबल जो है डिक्रीमेंट देखने को मिला है, तो 45 के अराउंड ही जो है ये आ गई है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे GS1 जिसमें हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है और 3 छोटे सब्जेक्ट आते हैं, सोशोलॉजी आते हैं, मैनेजमेंट आता है एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आती है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये काफ़ी इसके 2 रीज़न है। एक तो ये जो पेपर था ये टफ था, उसके बारे में एक्चुअली मैंने जो पेपर डिस्कशन सीरीज चल रही है जिसमें मैं सोर्स डिकोड कर रहा हूँ वो आप उसको रिफ़र कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा। GS1 में मैंने इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो डाल रखे हैं, लेक्चर्स डाल रखे हैं, तो आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। जैसे ये अगली देखिए, इसमें 49 मार्क्स है इनके GS1 में, GS2 में 68 है, GS3 में 61 है, इसमें 72.75 है। अगली जैसे मार्कशीट है 54 है, 64 है, 55 है, 81 स्कोर है। तो यहाँ पे इनका अच्छा स्कोर है। तो ये कुछ मार्कशीट थी जिससे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहली चीज़ कि जो मार्किंग है वो क्या रही है, टाइट मार्किंग रही है। ठीक है, इस बार जिन्होंने जो रेलेवेंट फैक्ट्स लिखे हैं उसी आधार पर मार्किंग रही है। दूसरी चीज़ कि जो GS1 है एंड GS3 जो है आपका, वहाँ पर जो स्कोर जो है वो काफ़ी कम रहा है बच्चों का। देखिए 54, 55, जनरली जो एवरेज स्कोर है वो 40 to 60 के मार्क्स के बीच में ही रहा है बच्चों का। ठीक है, और जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स भी होंगे ना, आप देखिएगा सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है उनका भी आप जो स्कोर है ना वो 60 to 65, 70, 75 के अराउंड जो है ना उनका एवरेज स्कोर जाने वाला है जो सेलेक्टेड है। और ये जो नॉन इंटरव्यू कॉल कैंडिडेट्स हैं इनका स्कोर यहाँ पर है। ठीक है,
उसके साथ साथ GS2 और GS4 की जो मार्किंग है वो कंपैरेटिवली सही रही है, ठीक है। लगभग इसका जो एवरेज है वो 60 to 70 के अराउंड यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। और इसमें सेलेक्टेड का आप ये देखिएगा कि जो GS4 है बेसिकली वहाँ पर लगभग आपको जो है 90 to 100 मार्क्स के अराउंड कुछ बच्चे जाते हुए दिखने को मिलेंगे, लेकिन जनरली 80+ वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे होंगे। दूसरे GS1 और 2 जो वाला पार्ट है जिसमें साइंस एंड टेक आता है, ठीक है, एथिक्स आता है, साइंस एंड टेक आता है और ज्योग्राफी आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो इसमें कौन कौन से सोर्सेज को हमको यूज़ करना चाहिए उसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन GS2 के अंदर भी जो स्कोर है वो 60 to 70 के अराउंड ही उसके अंदर भी एवरेज मार्किंग रही है। तो यहाँ पर भी जो है अगर हम जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके जो स्कोर हैं वो लगभग 70 to 80 के अराउंड, 85 के अराउंड तक उनके मार्क्स यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटा आइडिया था जिसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और उसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, किंतु आप लोगों को अपनी तैयारी में थोड़ा सा जो है चेंज लाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो सोर्सेज़ वगैरह हैं उन सोर्सेज़ को ऑथेंटिक रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतने ऑथेंटिक रखने पड़ेंगे। प्लस जो 20 मार्क्स के जो पेपर्स आते हैं जिसमें टोटल 6 पेपर्स आते हैं, 3 पेपर्स आते हैं GS1 में और 3 ही पेपर्स आते हैं GS3 में, जिसमें सोशियोलॉजी आता है, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आता है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट आता है। इसका आपको इन डेप्थ नॉलेज अब चाहिए, ठीक है। ये लोग अकाउंटिंग के अंदर RPSC जर्नल एंट्री पूछ रही है आपसे, यानी कि ये आपसे थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन डिमांड कर रही है RPSC अब। यहीं पे यहाँ पर जो है लॉ, स्पोर्ट्स एंड योगा एंड बिहेवियर, ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। बिहेवियर वॉज मोर और लेस ठीक रहता है पेपर जनरली, बट इसमें एक चीज़ और है कि जो भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं उसमें उसी की लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है फिर मार्क्स कट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बिहेवियर वाला पोर्शन है वहाँ पे जो NCERT की जो लैंग्वेज है उसको आप ट्राई कीजिए कि उसी को रेप्लिकेट करें। लॉ वाली जो लैंग्वेज है जिसमें एक्ट्स की जो लैंग्वेज होती है उसी को आप अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही आपके जो मार्क्स वगैरह हैं वो जो आप सोचते हैं उसी के अनुसार आ पाएंगे। अदरवाइज़ जो है फिर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 310 तक सोच रखे होंगे अपने मार्क्स वगैरह कि ठीक है मेरे इतने तो आने ही चाहिए थे, ठीक है, बट उनका कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ। तो उसका रीज़न यही था कि जो क्वेश्चन की डिमांड थी एक्चुअली अगर आपने वो फुलफ़िल नहीं करी है, प्लस दूसरी चीज़ कि आपने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी है, ठीक है। हर एक पेपर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के अनुसार ही अगर आपने आंसर फ्रेम किया है तो आपके जो मार्क्स हैं उनको बढ़ने के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे मेंस लिख रहे हैं इस बार, ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि कहीं पर भी आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का मतलब जो RTI के द्वारा निकाली गई क्वेश्चन कॉपीज़ हैं जिसमें बच्चों जो टॉपर्स हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन या फिर जो नॉन सेलेक्टेड भी हैं उनकी कॉपीज़ चेक्ड हैं, उनके मार्क्स को आप रेफ़र कीजिए। जैसे टॉपर्स के मार्क्स को आप रेफ़र कीजिए, ठीक है, उनको देखिए, जो भी अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारी अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप उसको रेफ़र कीजिए और आप ये देखिए कि उनके मार्क्स में कैसे मतलब वेरिएशंस आता है। जैसे एक बच्चे ने जैसे गांधी जी का एथिक्स है, गांधीयन एथिक्स है, तो एक व्यक्ति ने कैसा लिखा है, दूसरे व्यक्ति ने कैसा लिखा है, 2 कॉपीज़ को आप कंपेयर कीजिए और इसके मार्क्स वगैरह और इसके मार्क्स में कितना डिफरेंस आता है उसको आप देखिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि इसमें जो अनहेल्दी डिबेट है कि इसने भी सेम लिखा, इसने भी सेम लिखा, तो उसमें इसको तो 5 मिल गए, इसको 4 मिल गए, तो देखिए एक्चुअली ये होता है कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये पेपर सब्जेक्टिव नेचर का है, तो इसमें एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला उसकी डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप उस अनहेल्दी डिस्कशन में कि इसको कम मिले, इसको ज़्यादा मिले, RPSC में तो सही चेकिंग नहीं होती, ये नहीं होती, उस अनहेल्दी डिस्कशन से आप बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है, ठीक है। आप उस डिस्कशन के चक्कर में अपने बहुत लंबा समय ज़ाया कर देंगे और वो जो है बाकी लोगों को आपसे आगे निकाल देगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि उस अनहेल्दी डिस्कशन में पढ़ने की बजाय आप उसको रैशनली ये देखिएगा कि दोनों की कॉपीज़ में क्या डिफरेंस है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए,
अगर उसके मार्क्स ज़्यादा है ना तो आप देखिएगा 80 to 90% चांसेस ये हैं कि इसने कुछ रेलेवेंट चीज़ें लिखी हैं इस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, और जिसको कम मिले हैं उसने उसको जो आता है वो लिखा है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड को अगर फुलफ़िल नहीं किया है तो मार्क्स कम रहते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ होती है, ठीक है, हर एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का ऐसा ही कुछ टेंडेंसी रहती है। तो आप उस अनहेल्दी डिस्कशन में ना उलझे कि भाई मुझे उसमें कम मिले, उसको उसको ज़्यादा मिले, या फिर उसके बंदे के ज़्यादा आ रहे हैं, तो सब लक मैटर पे काम करता है। बिल्कुल लक फैक्टर भी काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग भी काम करती है। आपने क्या पूछा है और उसी का अगर रेलेवेंट आंसर दिया है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो चलिए ठीक है, इसको साइड रखते हैं। एक मैं चीज़ आपको जो है सोर्सेज से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, किंतु आप सोर्सेज जो है मैं आपको 3-4 सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो उसकी 3-4 चीज़ें हैं। NCERTs होती हैं, RBSE बोर्ड की कुछ बुक्स होती हैं, और इग्नू NIOS के जो नोट्स होते हैं। ये 3 आपका जो है ना बेस मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि जैसे इस बार भी मैनेजमेंट में एक पूछा गया था सवाल प्रोडक्ट डेप्थ का, ठीक है, ये पूछा गया था इग्नू के नोट से ही, यहाँ से सवाल आया था। उसके साथ साथ जैसे एक सोशियोलॉजी के अंदर सवाल था अर्जुन अल्लप्पदुरई का, जो 4 डायमेंशंस थे कल्चरल डायमेंशंस, तो वो इग्नू के नोट से था, और वो ये था कि कल्चरल डाइवर्सिटी वाला एक टॉपिक है सोशियोलॉजी के अंदर, तो उसमें कल्चर एंड ग्लोबलाइजेशन उस नाम का एक जो है पैराग्राफ या फिर एक आर्टिकल दे रखा है, वहाँ से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई कुछ नोट्स अपने ऐसे भी होने चाहिए जो इसको हम जो है मतलब जो थोड़े ऑथेंटिक हो, जैसे कि NCERTs, RBSEs और इग्नू को मैं कह रहा हूँ आपको कि सोशियोलॉजी के जो आपके सिलेबस हैं उस सिलेबस ओरिएंटेड वे में आप एक बार इग्नू के नोट्स डाउनलोड कीजिए, और उसको जो आपसे रेलेवेंट हैं उसको एक बार जो है मार्क करके और एक बार पढ़ने की ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपको जो है कई हद तक हेल्प मिलेगी। और इस रिलेटेड इस एस्पेक्ट में अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल या फिर जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अपने इग्नू के नोट्स जो है ना वो जो मैंने डाउनलोड कर रखे थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। उसके साथ साथ जब आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ें, ठीक है, ये मैं GS1 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि GS1 का स्कोर कम था, तो वहाँ पर हमको मार्क्स कैसे फैच करना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अंदर भी आपको जो जर्नल एंट्रीज़ होती है उसका आप सुपरफिशियल नॉलेज जो है वो नहीं रखना है आपको। आप कोशिश करें कि कोई बेसिक बुक जो आती है क्लास 11-12 की जो NCERTs आती है, उन NCERTs से कुछ जो बेसिक जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, कुछ बेसिक एंट्रीज़ होती हैं जिसमें डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, इन सबको एक बार जो है देखने की कोशिश कीजिए कि भाई मतलब हम एंट्री करते कैसे हैं, तो ताकि क्या है कि आपका अगर सवाल इस तरीके का कुछ आ जाए, अप्लाइड सवाल आ जाए, तो आप वहाँ पे कर सकें, ठीक है। लॉ के रिलेटेड एस्पेक्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर कोशिश हो तो आप बेयर एक्ट पढ़ें। कुछ कुछ के जो है जैसे जो सीनियर सिटीजन्स का एक्ट है उसका बेयर एक्ट निकाल के आप कोशिश करें कि उसको पढ़ने की ट्राई करें, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कोई जो इंपॉर्टेंट है जैसे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया, टेनेंसी एक्ट हो गया, इनके बेयर एक्ट को निकाल के और फिर किसी कोचिंग नोट को रिफ़र कर लीजिए, आपके पास बेयर एक्ट होगा। इन दोनों को मिलाते हुए जो इसमें चीज़ें एस्पेक्ट है ना उन्हीं को इसमें सर्च करके और उन्हीं को पढ़िए आप, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेयर एक्ट में ये जो दोनों एक्ट हैं लैंड रेवेन्यू और टेनेंसी एक्ट, ये काफ़ी बड़े एक्ट हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा पढ़ना, आपको सिर्फ एक बेसिक आउटलाइन या आइडिया पता होना चाहिए, तो वो इन कोचिंग नोट से आपको मिल जाएगा और उसको रिफ़र करते हुए आप बेयर एक्ट को पढ़ें, ठीक है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इसके अलावा बिहेवियर के लिए जो है आप NCERTs को ही फॉलो करें, ठीक है। और NCERT की जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है कोशिश करें, होता है देखिए मेंस के अंदर ये है ना कि आपको एक तो समझ भी चाहिए और उसके साथ साथ रटना भी पड़ेगा, दोनों चीज़ें जो है पैरेलल चलेगी। तो इस वजह से जो NCERTs की लैंग्वेज है उस NCERTs की लैंग्वेज को ही फॉलो करने की कोशिश आप कीजिए, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड योगा के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा जो पेपर है वो अनऑर्थोडॉक्स आता है। जैसे योगा के अंदर आपसे जो है पतंजलि की जो बुक है योग सूत्रा उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया तो वो पॉसिबल नहीं होता, किंतु उस चीज़ को साइड में रखते हुए भी आप जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अवार्ड्स हो गया एंड बेसिकली इसको करंट अफेयर्स के साथ जो है आप लिंक करने की कोशिश कीजिए, तो आपका जो है स्कोर अच्छा आएगा। तो आई होप आप लोगों को जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो मैं एक बार आपसे फिर से बता देता हूँ इसके अंदर कि भाई जैसे मार्किंग का जो पैटर्न वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि GS1 और GS3 के अंदर मार्किंग थोड़ी टाइट हुई है, टाइट भी हुई है, प्लस जो पेपर का जो लेवल था वो भी अच्छा था, क्योंकि कुछ जो प्रश्न पूछे गए थे जो मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर डाल चुका हूँ उस प्रश्न पत्रों को, तो आप कृपया करके उस वीडियोस को जो है एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे थोड़े एनालिटिकल भी थे, थोड़े फैक्चुअल भी थे, ठीक है।
तो कई सारे सवाल ऐसे थे जिसमें हमारे पास कंटेंट की कमी थी, तो उन सभी कारणों की वजह से जो है GS1 प्लस GS3 दोनों के अंदर स्कोर जो है काफ़ी कम आया, किंतु GS2 और GS4 के अंदर अपेक्षाकृत एक तो चेकिंग भी थोड़ी लाइट हुई है, उसके साथ साथ क्या हुआ है कि वही वो पेपर जो है थोड़े से कंपैरेटिवली ईजी थे, उनकी मार्किंग भी ईजी हुई है, तो उसमें स्कोर भी अच्छा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और इससे रिलेटेड जो सब्सिक्वेंट जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं ट्राई करूँगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, उन सोर्सेज को मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके अलावा एथिक्स कैसे पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी। इसके अलावा जो इंग्लिश एंड हिंदी है उस चीज़ को भी मैं जो है कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसके स्ट्रेटजी क्या रह सकती है उसको भी बताने की ट्राई करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।